ये आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन का कोर्स है, जैसा कि आप सबको मालूम होगा। इसमें हम लोग सीखेंगे क्या? पहली बात तो ये। दूसरा, उससे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ज्योतिष सीखना चाहते क्यों हैं। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में सीखने को, बहुत सारे काम हैं दुनिया में करने को। हम लोग ज्योतिष या कोई भी चीज क्यों सीखना चाहते हैं, ये अगर क्लियर हो जाए तो सीखना बड़ा आसान हो जाता है। सिखाने का काम, आसानी से सिखाने का काम, वो यहाँ पर एस्ट्रो पाठशाला में होता है। तो आज की क्लास के बाद या ऐसे भी आप लोग ये जरूर सोचिएगा कि भाई, ज्योतिष मैं सीख रहा हूं या सीखना चाह रहा हूं, तो क्यों। अब हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कोर्स के बारे, कि इस कोर्स में हम लोग किन चीजों को जानेंगे, किन चीजों को सीखेंगे। प्रदीप सर को प्रणाम। प्रदीप सर मेरे बड़े भैया हैं, तो उनको प्रणाम कर रहा हूँ। आप सब से मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दो मित्र भी मेरे इसमें आए हुए हैं, स्कूल के दिनों के मित्र। कुछ पुराने छात्र हैं, ये प्रकाश मिश्रा जी हैं, ये हम लोग स्कूल से साथ पढ़े हैं। बहुत यहाँ पुराने छात्र हैं, कुछ नए छात्र हैं। कुछ चेहरे मुझे वैसे दिख रहे हैं जो कि शायद लाल किताब से आए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये एक बड़ा अच्छा कोर्स हो सकता है कि लाल किताब को कई बार लोग थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखता है। तो उसका बेसिक क्या है? लाल किताब का बेसिक भी वैदिक में ही छिपा हुआ है। हम लोग सारे लोगों का माइक ऑन है, किसी का मैं ऑफ नहीं कर रहा हूं। अ, आप लोगों के सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, दिए जाएंगे। और लेकिन हैंड रेस कीजिएगा और मैं अपने हिसाब से सवाल पूछ लूंगा, नंबर वन। नंबर टू की बीच में एब्रप्टली, फ्लो के बीच में कृपया डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। हैंड रेस कीजिएगा, मैं उचित समय पे सवाल ले लूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे क्या क्या चीजें। हालांकि बहुत लोगों को लगता है, ये मैं बहुत क्लियरली बोल दूं, कि बेसिक आता है। बहुत लोगों को लगता है कि बेसिक आता है। अब ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी आने का मतलब राशियों के नाम से लेके ग्रहों के नाम तक जानना भी हो सकता है, और उनके कुछ ट्रेट्स को जानना भी हो सकता है। लेकिन इस कोर्स के दौरान हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उन ट्रेट्स का, जैसे एक राशि को समझने के लिए 4 5 6 8 10 ट्रेट्स है, गुण है उसके। तो उन गुणों का राशि के निर्माण में या किसी ग्रह के निर्माण में कैसे उपयोग हुआ है, और जब हम फलित करेंगे, उसको लगाएंगे कुंडली पे, तो वहां पर उसको कैसे लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 राशियां हैं, हम जोडियक साइन जिसको बोलते हैं। मैं हिंदी ज्यादा प्रयोग करता हूं, जिनको अगर थोड़ी परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा मैं अंग्रेजी टर्म उसका बता दूं। तो जैसे 12 राशियां हैं, हर लोग अपना अपना पढ़ता है राशि पेपर में, मैगजीन में। मैं भी पढ़ता हूँ मनोरंजन के लिए।
होता होता कुछ नहीं, उसमें जो अच्छा चीज है वो रख लेते हैं, बाकी चीज हटा देते हैं। ये जो राशि पेपर और मैगजीन में आता है, उसका सच क्या है, इस पे भी हम लोग किसी दिन चर्चा करेंगे। क्या उसको मानना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए, कितना मानना चाहिए, कितना वैल्यू देना चाहिए, इसकी भी चर्चा हम लोग किसी दिन कर लेंगे। तो 12 राशियां हैं, 12 जोडियक साइन है। पहली राशि है एरीज, मेष। अब इस मेष राशि के बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि मेष राशि फायरी साइन है, अग्नि तत्व की राशि है। ये बहुत तेज चलने वाली राशि है, मूवेबल साइन है। इसका एक पर्टिकुलर रंग है, इसकी एक पर्टिकुलर दिशा है। इसके जीवन में प्रभावी होने का, कि कब ये जीवन में सबसे ज्यादा असर लेकर आएगा, आएगी ये राशि, इसका एक टाइम पीरियड है। ये राशि हमारे किन बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करती है। अगर राशि पीड़ित हो गई, पीड़ित मतलब कि अ, किसी ने आके उसको तंग कर दिया, उसका जो मूल स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया, तो ये राशि अगर पीड़ित हो गई तो ये जीवन में किस तरह की बीमारी देने की संभावना को बताती है। तो इसके जो अलग अलग ट्रेट्स हैं राशि के, वैसे ही ग्रहों के, या वैसे ही भाव के, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हर हाउस का मतलब क्या है, हर राशि का मतलब क्या है, और हर ग्रह का मतलब क्या है, कब वो अच्छे हैं, कब वो बुरे हैं, कब वो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेके आने वाले हैं, कब वो जीवन में निगेटिविटी लेके आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक ये दिखा दूं कि भाई, थोड़ा सा ये बता दूं कि भाई, जो मैं बार बार तीन चार शब्द बोल रहा हूं, राशि, भाव और ग्रह, तो मैं किन चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये चार्ट आप सबने देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा अपने जीवन में, सबके पास होगा भी। एक मिनट, पापा आते हैं। क्या? एक मिनट, एक मिनट। हरिओम जी, म्यूट कर लीजिए। तो ये चार्ट है, कुंडली बोलते हैं इसको, हॉरोस्कोप बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं, जो कहना चाहे हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग भाषा में। यहां पर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, 4, 5, 6, ऐसे करके 7, 8, 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। यहां से शुरू हो रहा है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ये राशियों के नंबर हैं, या ये जोडियक साइन के नंबर हैं। ठीक है, ये जोडियक साइन के नंबर हैं। इनका पर्टिकुलर नाम है। 4 नंबर मतलब कि ये कर्क राशि को बता रहा है, जिसको अंग्रेजी में कैंसर साइन बोलते हैं। ठीक है, कर्क राशि जो केकड़ा होता है उसको बताता है। तो हर राशि का एक सीक्वेंस है, 12 राशियों का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, 1 से 12 तक, एक से लेके, अब देखिएगा यहां 12 पे आके एंड हो रहा है, फिर एक आ गया। तो ये सीक्वेंस है, इनका एक अपना नाम है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये राशियां हो गई।
फिर ये जो बॉक्सेस जैसे आपको दिख रहे हैं, ये बॉक्स जैसे एक यहां से यहां तक का एक बॉक्स दिख रहा है, फिर एक बॉक्स ये दिख रहा है, फिर एक ये दिख रहा है। तो ये 12 भाव हैं, ऐसे टोटल 12 बॉक्सेस या भाव या हाउस। इनको हिंदी में, संस्कृत में भाव बोलते हैं, अंग्रेजी में इनको हाउस बोला जाता है। तो ये 12 भाव कुंडली में होते हैं। किसी की भी कुंडली हो उसमें 12 भाव ही होंगे और यही 12 राशियां होंगी। ठीक है। तो जब हम लोग भाव की चर्चा कर रहे हैं तो इन 12 भावों की चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोग राशियों की चर्चा कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स जो चार्ट में लिखे हुए हैं उन नंबर्स की बात कर रहे हैं। भाव का नंबर्स, जैसे ये कौन सा भाव है, तो ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है। ठीक है। अब मेरा चार्ट हो या वेदव्यास जी का चार्ट हो या पुष्पा जी का चार्ट हो, ये तीन लोग, अभी दो लोग मुझे दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे जिनका वीडियो ऑन है, किसी का भी चार्ट हो, उसमें हाउस के नंबर फिक्स्ड होते हैं। उनके चार्ट में भी ये वाला जो बॉक्स होगा ये 1 नंबर का हाउस होगा, ये वाला बॉक्स 2 नंबर का हाउस होगा। लेकिन बदल क्या सकता है कि यहां पर किसी के 1 नंबर के बॉक्स में 4 लिखा हुआ होगा, किसी के 1 नंबर के बॉक्स में 5 लिखा हुआ हो सकता है, किसी के 1 नंबर बॉक्स में 8 लिखा हुआ हो सकता है। मतलब जिसके 1 नंबर बॉक्स में 8 लिखा हुआ है, मतलब वहां पर उसके पहले भाव में 8 नंबर की राशि आ गई। जिसके पहले भाव में 4 लिखा हुआ है, मतलब उसके पहले हाउस में 4 नंबर की राशि आ गई। तो इसको हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, किसी के पहले भाव में 4 नंबर की राशि आई और किसी के 8 नंबर के पहले भाव में 8 नंबर की राशि आई। एक बार और रिपीट करेंगे सर? हाँ, जैसे मैं एक दूसरा चार्ट खोल लेता हूं। अ, अब जैसे ये चार्ट है, ठीक है, ये कुमार विजय का चार्ट है, मेरे एक मित्र हैं। हम लोग रैंडमली चार्ट नहीं खोलते हैं क्लाइंट का, उनका खोलते हैं जो या तो अपना चार्ट यहाँ पे दे सकते हैं या जिनको कोई दिक्कत नहीं हो, या अपना मित्र परिचित जिनको कोई परेशानी नहीं होती, हम लोग पूछ लेते हैं। अब ये विजय कुमार का चार्ट है। यहाँ पे क्या है, ये 1 नंबर का बॉक्स है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अभी जो मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों के सामने, जो बनाया है, या चलिए इसको अगर मैं बंद कर दूं, अब मैं एक नया चार्ट बनाता हूं, न्यू चार्ट, डेमो क्लास नाम से। चार्ट कहाँ का बनेगा, किस समय का, जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ, जातक का जिस समय जन्म हुआ उस समय का चार्ट बनेगा। तो ये चार्ट अभी हम लोग बना रहे हैं। तो अभी का समय है 8:22:18। तारीख आज की है। और कहाँ का बनेगा, जिस स्थान पर व्यक्ति का जन्म हुआ। तो ये चार्ट, इस चार्ट का जन्म कहाँ पे हो रहा है, यहां गाजियाबाद में हो रहा है। तो मैंने जगह दे दिया गाजियाबाद। Just please give you for few minutes. अब अब यहां पर फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है, 4 नंबर। मतलब कि पहले भाव में कर्क राशि आ गई। कुमार विजय के पहले हाउस में 8 नंबर की राशि थी, वृश्चिक राशि थी। तो
हम लोगों के चार्ट में, हम लोग जिस चार्ट सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ये हम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट सिस्टम है। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट सिस्टम होता है। साउथ इंडियन चार्ट सिस्टम होता है। फिर ईस्टर्न इंडिया में अलग तरह का चार्ट का प्रयोग होता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अलग तरह के चार्ट का प्रयोग होता है। बिहार में, मिथिलांचल के इलाके में अलग तरह के चार्ट का प्रयोग होता है। चार्ट बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन उसका बेसिक एलिमेंट एक ही होता है। ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं आप लोगों को अभी शुरुआत में, कि ये 12 हाउसेज हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में ये 12 हाउसेज होंगे। अब इस हाउस का मतलब क्या है? इस हाउस का मतलब है कि हर हाउस अपने आप में कुछ चीजों को समेट कर रखे हुए है। जैसे मेरा एक घर हुआ। एक रूम मेरे माता पिता का है, एक रूम मेरे बच्चों का है, एक रूम मेरा है, एक रूम टॉयलेट है, एक रूम किचन है, एक गेस्ट रूम है। ठीक है। तो अब हर रूम के कुछ अलग अलग फीचर्स होंगे। कि भाई, अगर आपके पिताजी ने कहा कि मेरा कोट लेके आ जाओ, तो आप बच्चों के रूम में तो जाएंगे नहीं, आप पिताजी के रूम में जाएंगे। और अगर बच्चे को उसकी किताब लाके देनी है, तो आप अपने पिताजी के रूम में नहीं जाएंगे, आप बच्चे के रूम में जाएंगे। आपको नहाना है तो आप टॉयलेट जाएंगे। आपको अगर मिक्सी लेके आना है तो आप किचन में जाएंगे। आपको डाइनिंग टेबल से कुछ उठा के लाना है तो आप डाइनिंग रूम में जाएंगे। आपको सोफा पर लेटना है तो आप ड्राइंग रूम में जाएंगे। तो हर रूम की अपनी कुछ खासियत है। ठीक वैसे ही ये जो 12 भाव हैं, उन 12 भावों के में आप समझिए कि कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे दूसरे भाव में हमारा धन रखा हुआ है। मेरे दूसरे भाव में भी, आपके दूसरे भाव में भी, सबके दूसरे भाव में धन रखा हुआ है। कि मुझे जीवन में धन कितना प्राप्त होगा। धन वहां रखा हुआ है, लेकिन हर आदमी को एक तरह का धन तो मिलता नहीं है। किसी को जीवन में 100 रुपया मिलता है, किसी को 1000 रुपया मिलता है, किसी को लाख रुपया मिलता है। तो वो हाउस आपका कितना अच्छा या बुरा है, या कितना सक्षम है आपको धन प्रदान करने में, ये हम लोग इस कोर्स के दौरान इंटरप्रेट करना सीखेंगे। जैसे अगर आपको संतान के बारे देखना है, तो हम कहां पर जाएंगे? हम जाएंगे 5वें भाव में। ये है 5वां भाव। जैसे ये दूसरा भाव था, ये तीसरा भाव हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11 और 12। अब देखिए, मैं अगर चार्ट बदल बदल दूंगा, ये कुमार विजय का चार्ट है अभी, मैं अभी डेमो क्लास चार्ट लगा देता हूं। भाव वही का वहीं पर आ गया है। ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, 12वें भाव में क्या है? 3 नंबर की राशि आ गई डेमो क्लास में। और विजय के चार्ट में 12 नंबर के भाव में 7 नंबर की राशि आ गई। तो अंतर आ गया चार्ट। ठीक है। तो हर भाव अपने में बहुत सारी चीजों को समेट कर रखे हुए हैं। जैसे किचन में, हो सकता है मेरे किचन में फ्रिज नहीं हो, किसी के किचन में सिंगल डोर का फ्रिज हो, किसी के किचन में डबल डोर का फ्रिज हो, किसी के किचन में ट्रिपल डोर का फ्रिज हो, किसी के किचन में वो बड़ा वाला फ्रिज हो जिसमें कि टैप भी लगा रहता है जिससे पानी आता है। सबके घर में किचन है,
सबके घर में दूसरा भाव है, लेकिन हर का किचन अलग अलग तरीके का है। किसी के किचन में हो सकता है इंडक्शन का चूल्हा हो, किसी में 2 बर्नर का चूल्हा हो, किसी में 4 बर्नर का चूल्हा हो, किसी में हॉब हो। किचन सबका है, लेकिन किसके किचन में क्या है। तो सेकंड भाव सबका है, जो कि धन बता रहा है, जो कि पांचवा भाव जो कि संतान बता रहा है, सातवां भाव मतलब ये भाव जो कि क्या बता रहा है, हमारे स्पाउस को बता रहा है। मैं बहुत बेसिक बेसिक अभी चीजें, शब्द ले रहा हूं जिससे कि आप लोग रिलेट कर पाए। नौवां भाव जो कि भाग्य बता रहा है, 10वां भाव जो कि कर्म बता रहा है, 11वां भाव जो कि जीवन में हमारी इच्छाओं की पूर्ति को बता रहा है, 12वां भाव जो कि हमारे खर्चे को बता रहा है, चौथा भाव जो कि हमारी माँ के बारे, हमारे मकान के बारे, हमारे मन के बारे बता रहा है, तीसरा भाव जो हमारे छोटे भाई बहन के बारे, हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे बता रहा है। ये तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसमें, अ, जिस जीवन में जिन रिलेशंस को जी रहे हैं। फिर अगर हम देखेंगे कि भाई पहला भाव हमारे शरीर में क्या बताता है, तो पहला भाव बताता है हमारे सिर को बताता है, दूसरा भाव हमारे चेहरे को बताता है, ऐसे ऐसे करके 12 भाव और 12 राशियां। तो जैसे भाव के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये अलग चीज है, इसी को इंटरप्रेट करना है। हाँ प्रकाश जी बोलिए। तो आपने अभी दो चीज बताया। हम्म, एक बताया कि हर एक भाव का क्या मतलब है, जी। जैसे कि सेकंड के बारे में बताया कि वैल्यू और पोजीशन ये सब। हम्म, अब लेकिन अभी जो फिर बताया वो आपने बॉडी पार्ट्स का बताया, बॉडी पार्ट्स बताया। राइट? तो यहाँ मुझे अब कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, नहीं यहाँ कंफ्यूजन होने का मतलब बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि इसलिए कि जब हम अ, आपके घर में आप हम लोग साथ पढ़े हैं, तो अब ये बताइए कि आपको जब फिजिक्स पढ़ना होता है हमको, तो हम फिजिक्स की किताब उठाते हैं। जब हमको बायोलॉजी पढ़ना है तो हम बायोलॉजी की किताब उठाएंगे। जब हमको धन के बारे देखना है, ठीक है, तो हम सेकेंड हाउस को उस ढंग से देखेंगे जो धन के सूत्र बताए गए हैं देखने के। जब हमको अपने चेहरे के रिलेटेड किसी रोग के बारे देखना है, तो उस रोग के जो सूत्र बताए गए हैं उसके उसके परिप्रेक्ष्य में हम सेकेंड हाउस को देखेंगे। नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है ये बात। अच्छा ठीक है। तो अब जैसे सेकंड हाउस आपने बोला धन है, धन है, अंग के रूप में सेकेंड हाउस हमारा चेहरा है। सेकंड हाउस, तो ये कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये चेहरा भी है और धन भी है? कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, हम कंपेयर नहीं। अरे क्योंकि या हम ये कैसे मतलब कैसे हम इस फाइंडिंग पे पहुंचे कि ये धन है और ये चेहरा है? एक्चुअली कंफ्यूजन वहीं पे आ रही है कि हम हाँ, इसको धन समझे या हम चेहरा समझे, हम इसको बॉडी पार्ट समझे या हाँ मटेरियल हम समझे इसको। हम इसको धन भी समझेंगे, हम इसको बॉडी पार्ट में चेहरा भी समझेंगे, हम हाँ, इसको हम इसको अपनी वाणी भी समझेंगे। हम इसको कोई एक चीज नहीं है सेकेंड हाउस में या किसी भी हाउस में, हम इसको अपनी वाणी भी समझेंगे। हमारे संस्कार भी है सेकेंड हाउस, हमारा जो पर्सनल पोजीशंस है, सोना चांदी गहना जवाहरात, वो भी है सेकेंड हाउस।
ठीक है। हमारा जो हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी है सेकेंड हाउस, एकदम एलिमेंट्री शिक्षा जो कि बचपन में जो माँ बाप सिखाते हैं कि भाई चाचा जी आए तो प्रणाम करो और मंदिर में जाके हाथ जोड़ लो, ये वाली शिक्षा जिससे मैंने एक बेसिक 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 संस्कार, एटिक्स। हाँ, जिससे संस्कार हमारे अंदर करेक्ट। जो इम्बाइब करते हैं हम, ये करेक्ट। ये हमारे खाने पीने का भाव भी है, बहुत सारी चीजों का भाव है। तो लेकिन इसका हर इसका चीज, कोई चार्ट है क्या? हाँ, इसका चार्ट है, बिल्कुल होगा, इसका चार्ट होगा। क्योंकि और उसको तो मेमोराइज करना पड़ेगा ना हाँ, इस चीज उसको को। देखिए मेमोराइज नहीं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते चीजें याद हो जाती है जब आप चीजों को लॉजिकली पढ़ते हैं। राइट। ये सेकेंड हाउस हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, हाउस ऑफ सस्टेनेंस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक ओके। है। तो जब हम इसको लॉजिकली एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पहला भाव क्या है, पहले से जब दूसरे में गया आदमी तो क्या बन के गया, कैसे गया, कहाँ कैसे उसको मदद मिल रही है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें व्यक्ति के दिमाग में आ जाती हैं और धीरे धीरे याद हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हर चीज को देखने के कुछ अलग नियम हैं, हर चीज को देखने के कुछ अलग नियम हैं। उन नियमों की चर्चा कि कैसे हम इंटरप्रेट करें, ये हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। तो हम लोग तीन चीजों के बारे बहुत डिटेल पढ़ेंगे। एक तो भाव के बारे, 12 भाव के बारे, कि उन भावों में क्या क्या छिप कर बैठा हुआ है। जैसे कि भाई हमको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर कोई आया और उसने पूछा कि भाई मेरे स्पाउस से मेरा नहीं पड़ता है, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे किस हाउस में पहुंचना है, किस हाउस को एनालाइज करना है ना। तो पता चला कि सेवंथ हाउस को एनालाइज करना है। अब दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि भाई मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं अपने काम में, मैं करूं या नहीं करूं, तो इसके लिए भी हमको सेवंथ हाउस देखना पड़ेगा, हाउस ऑफ पार्टनरशिप है। लेकिन स्पाउस और पार्टनर दोनों के नियम वहां पर बदल जाएंगे। अब कोई आता है बोलता है कि हम मुझे ना यूरिनरी सिस्टम में यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई बार बार होता है, या कोई लेडी आती है बोलती है कि मुझे ओवरी में कोई प्रॉब्लम है या पीसीओडी का प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई बीमारी, तो इसके लिए भी सेवंथ हाउस देखना पड़ेगा। लेकिन हर चीज को देखने के नियम थोड़े बदल जाए। आप म्यूट है प्रकाश जी, आप म्यूट है। सॉरी। तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। आ, हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भाव का, हम्म। और फिर किस राशि से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और किस ग्रह से क्या देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर यूटीआई का प्रॉब्लम किसी को हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, तो खाली सातवां भाव को देखेंगे। कोई ग्रह है या होगा जैसे शुक्र, जो कि यूटीआई का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड होगा। तो अब ये एक नया टर्म आ गया, मैं इससे बचना चाह रहा था अभी। ठीक है। हम्म। तो उसको देखेंगे, कई चीजों को देखेंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हम लोग चार्ट को कैसे समझें और बेसिक इंटरप्रिटेशन उसको कैसे करें, ये हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। मैं अगर ये कह दूं कि सारी चीजें पूरे एकदम विशाल गहरे तौर पे मैं 15 दिन के कोर्स में आप लोगों को बता दूंगा पॉसिबल नहीं। या आप जान जाइएगा, तो ये झूठ होगा, इसलिए करेक्ट मैं करेक्ट। ये नहीं बोलूंगा। क्योंकि जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वो तो एकदम अलग अब सब्जेक्ट, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक अलग एक ब्रांच है, अलग सब्जेक्ट है। एक राइट अलग राइट। सब्जेक्ट है, तो उसमें हम लोग एक
बेसिक्स एक उसका बेसिक समझेंगे टच करेंगे। कि भाई, बेसिक टच करेंगे कि भाई इतना हम समझ हम्म, जाए कि अगर कोई राशि बहुत ज्यादा पीड़ित है, पीड़ित कोई राशि कैसे होती है? पाप ग्रहों के कारण होती है। अब पाप ग्रह हम लोग समझ लेंगे कौन शुभ ग्रह है, कौन पाप ग्रह है, नंबर वन। नंबर टू, शुभ ग्रह भी कब पाप ग्रह की तरह काम करते हैं और पाप ग्रह भी कब शुभ की तरह काम करते हैं, ये भी हम लोग समझ लेंगे। तो सही। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने चार्ट को देखने का हम लोगों को विजन मिल जाए। ठीक ठीक है, थैंक यू एंड सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। नहीं, नहीं, ये पूछने के लिए क्लास है जिसकी आप लोग सब जान सकें कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे। मैं कोई एक भी फॉल्स प्रॉमिस में क्लास में नहीं करूंगा कि नहीं मैं आपको फलाना चीज भी सिखा दूंगा और ये भी सिखा दूंगा। और न मैं ये प्रॉमिस करूंगा, जैसा कि अ, बहुत आजकल होता है, चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा रहता हूँ, उस तरह के पोस्ट फेसबुक पे देखता हूँ, तो उस तरह के ऐड भी मेरे पास बहुत आते हैं। तो आप तो जानते होंगे कि तो फेसबुक और सोशल मीडिया सब पढ़ लेता है कि ये इस आदमी का इंटरेस्ट क्या है। तो उसमें सब आता है कि भाई 3 दिन में आप एक्सपर्ट बन जाइए, 5 दिन में आपको जादू सिखा देंगे। तो मेरे पास 3, 5, 10 दिन में जादू सिखाने की कोई पुड़िया नहीं है। ये मैं बहुत क्लैरिटी से बोलूं। हाँ गुलशन जी बताइए। आप म्यूट हैं गुलशन जी, आप म्यूट हैं। प्रकाश आप सॉरी mute करिए। सॉरी, हाँ आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। नहीं, वो जीके ग्रह जो लिखा है, जो कुंडली जीके, वो हाँ, कौन सा ग्रह है? वो जीके गुलिक होता है। अच्छा, गुलिक है, ठीक है। गुलिक, गुलिक राइट। और मांदी। जी हाँ, वो तो होता और है गुलिक मांदी कुछ जी। ग्रह अप्रकाश ग्रह होते हैं। जी जी प्रकाश भाई मेरे मित्र बैठे हुए हैं। जी। तो हालांकि कुछ ग्रह जो होते हैं वो अप्रकाश ग्रह उनको कहा गया है, जिनमें गुलिक मांदी और भी करीब 11 या 12 जो वैसी। और ये ग्रह नहीं कहे, ये ग्रह नहीं होते हैं, ये एक क्या बोलते हैं, एक कैलकुलेटिव पॉइंट्स हैं, कैलकुलेशन के पॉइंट्स हैं। जी जी जी, ठीक है। थैंक यू। गुलिक का उपयोग खासकर बता दूं, जब इतनी बात हो गई तो गुलिक और मांदी का उपयोग मेडिकल जो बहुत होता है। गुलिक और मांदी शनि के पुत्र कहे गए हैं, और बीमारी के लिए, रोग के लिए वो शनि से भी घातक बताए गए हैं। जी सुनील जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, जो इस कोर्स में आप ये वैसे भाव है ना, भाव है, भावेश है, कारक है, तभी तो तीनों को पकड़ के एक भाव का रिजल्ट मिलेगा। वही करवाना चाहते हो इसमें आप? देखिए, पहले पहले तो हम लोग भाव समझेंगे। ठीक है। पहले हम लोग भाव समझेंगे, 12 भावों को, 12 राशियों को और 9 ग्रहों को। फिर हम लोग दशाओं का बेसिक समझेंगे कि दशाएं आती कैसे हैं, कैसे हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, भाव भावेश कारक तो थोड़ी आगे की बात होती है। अगर कोई व्यक्ति कर्क राशि का है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति मेष राशि का है, तो मैंने तो बोल दिया कि भाई आप मेष राशि के व्यक्ति हैं, तो मेष राशि के व्यक्ति हैं। दूसरे को मैंने बोला कि आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं। तो इन दोनों के नेचर में अंतर क्या है, दोनों के जीवन जीने के तरीके में, काम करने के तरीके में अंतर क्या है, जीवन को देखने के तरीके में अंतर क्या है? तो भाव, राशि। भावेश, भावेश ऑफ कोर्स जब हम लोग ग्रह को पढ़ेंगे तो वही ग्रह ही भावेश बनते हैं, हाँ, ग्रही भाव है। ग्रह ही भावेश बनते हैं। तो भावेश का पहले आपको ग्रह का बेसिक ट्रेट हमको समझने की आवश्यकता है। राशि खराब कैसे होती है, अच्छी कैसे होती है, भाव अच्छे कैसे होते हैं, खराब कैसे होते हैं,
ग्रह अच्छे कैसे होते हैं, कब होते हैं, खराब कैसे होते हैं। नक्षत्र को हम लोग बहुत हल्का सा टच करेंगे कि राशि के निर्माण में नक्षत्रों का क्या रोल है। जो दशाएं हमारे जीवन में आती हैं, जो दशा शब्द हम लोग सब जानते होंगे कि भाई अभी राहु की दशा चल रही है, अभी मंगल की दशा चल रही है। तो ये दशा आता कहाँ से है, दशा आती कहाँ से है। दशा हमारे जीवन की दिशा को तय करती है, इसको याद रखिएगा। अगर अगर जीवन में सही समय पर सही दशा आ जाती है तो जीवन बहुत स्मूथ हो जाता है। अब मान लीजिए, इसको इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। मेरे पिताजी मुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। कहीं पीछे से कुछ साउंड आ रहा है, प्लीज या तो साउंड बंद कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए। तो 1 करोड़ रुपया मेरे पिताजी देंगे, मुझे पता है। तो ये 1 करोड़ रुपया अगर जिस समय मेरा करियर बन रहा है, या जिस समय मैं भाई पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहा हूं, उस समय मिल जाए, या मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूं, उस समय मिल जाए, तो उसकी सही उपयोगिता है और मेरा जीवन और अच्छा फ्लरिश करेगा। अब वो 1 करोड़ रुपया मुझे कब मिला? जब भाई मैं 72 साल का हो गया मान लीजिए, उस समय 1 करोड़ रुपया मिला। तो उस 1 करोड़ रुपए का मैं कितना और क्या उपयोग कर पाऊंगा? यही यही उपयोग कर पाऊंगा 80 साल में, 72 साल में, कि भाई अपने अपने बीमारी मेरा ठीक से कवर हो, बुढ़ापा थोड़ा कम कष्ट में बीते, बुढ़ापा कम कष्ट में बीते, इसका इंतजाम कर लेंगे। तो चीजें, दशा आपको कब मिल रही है, प्रॉपर दशा, अच्छी दशा, या जीवन में कब क्या आ सकता है, किस तरह के मोड़ आने की संभावनाएं हैं, ये दशा के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो उसमें नक्षत्र की क्या उपयोगिता है, इसको समझेंगे। मैं एक बार, मैंने एक पीपीटी बनाया है, इसको अगर मैं प्रेजेंट करूं तो इसमें हम लोग हाँ, इस कोर्स में हम लोग D1 के साथ जो बिल्कुल नए ही लोग हैं, शायद उनको अभी ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है लगन कुंडली और नवमांश कुंडली। मैं बताता हूँ दोनों क्या होता है। तो लगन कुंडली हम लोग समझेंगे, साथ में नवमांश कुंडली को भी पढ़ना, बनाना और पढ़ना सीखेंगे। नवमांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है प्रेडिक्शन के लिए। इसमें हम लोग लगन, जो मैं फर्स्ट हाउस बता रहा था आप लोगों को, उसका एक नाम लगन भी है। अंग्रेजी में एसेंडेंट बोलते हैं उसको। एसेंडेंट मतलब कि व्यक्ति, एसेंडेंट मतलब व्यक्ति, जहां व्यक्ति पैदा हुआ, व्यक्ति की आत्मा, उसकी पर्सनालिटी, उसका शरीर। तो लगन भाव जो है, पहला भाव जो है, वो चार्ट का सबसे 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 इंपॉर्टेंट हाउस है। उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे। राशि के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। राशि एक तो मैंने बताया आप लोगों को कि भाई वो 12 राशियां हैं। लेकिन राशि कहते किसको? अगर मैं प्रकाश भाई को बोलूं कि भाई प्रकाश जी आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं या वृष राशि के व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 राशियां तो हर व्यक्ति के चार्ट में है। उसके बाद फिर हम लोग 9 ग्रह के बारे पढ़ेंगे। बहुत जगह, बहुत सॉफ्टवेयर में अगर आप लोग बनाइएगा तो वहाँ यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी आता है। तो उन 3 ग्रहों के बारे वैदिक ज्योतिष में चर्चा नहीं है। एस्ट्रोनॉमी में जरूर चर्चा है। सूर्य सिद्धांत में इसकी चर्चा जरूर है। सूर्य सिद्धांत जो कि प्योर एस्ट्रोनॉमी है,
लेकिन उस सूर्य सिद्धांत को जब लिया गया ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, वहां पर इन 3 ग्रहों को नहीं लिया गया। हम लोग 12 भाव की डिटेलिंग करेंगे। हम लोग नक्षत्र के कुछ फीचर्स को समझेंगे जो कि इस लेवल पे राशियों को समझने के लिए, ग्रहों को समझने के लिए आवश्यक है। और हम लोग दशाओं को समझेंगे कि ये दशाएं जो आती हैं जीवन में, वो कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। मैं ये ग्रुप में डाल भी दूंगा। इसमें मैंने एक छोटा सा बनाया था कि भाई लगन के थ्रू हम लोग क्या क्या समझेंगे। लगन के थ्रू हम लोग समझेंगे अपना विचार, इंटेलेक्ट, माइंड, एक्शन एंड रिएक्शन, इंक्लूडिंग फिजिकल फीचर ऑफ द पर्सन। राशि के बारे जब पढ़ेंगे डिटेल में, तो उससे हम लोग अपने इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर, लाइक एंड डिसलाइक को समझने का प्रयास करेंगे। ग्रह के माध्यम से हम लोग अपने कर्म को, हमारे जीवन में जो कर्म के फैक्टर्स पॉजिटिव या निगेटिव होकर आए हैं, उनको, कौन से ग्रह हमारे चार्ट में अच्छा फल देने वाले हैं, खराब फल देने वाले हैं, कौन हमारे चार्ट में सबसे डोमिनेटिंग ग्रह है। इस तरह से ग्रहों के बहुत सारे फीचर्स को और समझेंगे। भाव के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि भाई अ, किसी भी पर्टिकुलर हाउस में जो कि स्टोरेज है चीजों का, कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं, नंबर 1, और उसमें से मुझे बहुत चीज मिलेगी या कम चीज मिलेगी। फिर नक्षत्र के माध्यम से हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे कि जो जो राशियां बन रही हैं उसमें वो नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं, तो वो कैसे बनती हैं। बच्चे का राशि नाम जो कहा जाता है कि भाई राशि पर लोग नाम रखें, बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा है, अलग अलग परिवार की अलग अलग परंपरा है। तो उसको हम लोग देखेंगे। एक एक हम लोगों ने, सबने सुना होगा कि भाई अ, ये तो गंड मूल नक्षत्र का या मूल नक्षत्र का जन्मा हुआ बच्चा है। तो ये क्या होता है, इनऑस्पिसस ये होता है या अच्छा होता है, उसकी शांति करवाई जाती है। दशा सिस्टम जो आता है उसमें नक्षत्र की क्या भूमिका है। दशा के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, उसका जो सीक्वेंस है, हमारे जीवन की दिशा को कैसे वो निर्धारित करेगा। इन सब चीजों के माध्यम से हम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर वे में सिंक्रोनाइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा। और कुछ चीजें और हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि सर। 1 मिनट मैं इसको एंड कर लूं उसके बाद, जिसमें कि मीनिंग ऑफ ज्योतिष, कर्म, आध्यात्म का क्या संबंध है। एक नटशेल में बहुत ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे ज्योतिष को लेके। मेन ब्रांचेस क्या है, इसके 3 मेन ब्रांच है: सिद्धांत, होरा और अ, संहिता। कुंडली कैसे बनती है, इस कंसेप्ट को समझेंगे। और 5 तत्व की जिसकी चर्चा होती है, उसका ज्योतिष में क्या उपयोगिता है, उसकी 5 तत्वों की ज्योतिष में क्या उपयोगिता है उसको समझेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को अभी ये बता तो दिया कि भाई मैंने 2 कुंडली शो की, एक में पहले हाउस में 4 नंबर था, एक में 8 नंबर था। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। किसी के चार्ट में सूर्य मान लीजिए 8 नंबर की राशि में है, किसी में 7 नंबर की राशि में है, किसी में दो सेकंड हाउस में है, किसी में 10th हाउस में है। अलग अलग प्लैनेट्स, तो ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो
हालांकि आज के डेट में कोई हाथ से कैलकुलेट करके चार्ट नहीं बनाता है, तो यूज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप जरूरत पड़े, कोई किसी आदमी की इच्छा है वो परचेज कर सकता है सॉफ्टवेयर, वो फ्री के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो लेकिन हम जो बना रहे हैं, जो चार्ट हमारे सामने खुल के आया, तो उसको बनाने का सिद्धांत क्या है? मुझे हमेशा लगता है कि इस सिद्धांत को जानना समझना बड़ा आवश्यक है। तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 15 से, मुझे लगता है कि 15 से 18 क्लास के बीच। मैं थोड़ा आराम से पढ़ाता हूँ, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैं आराम से पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि 15 दिन अगर लिखा हुआ है तो 15 दिन में कोर्स पूरा करके पूरा कर ही देना है। तो हाँ पुष्पा जी, आप कुछ पूछ रही हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ। सर आपने राशि भाव और ग्रह और नक्षत्र दशा ये सब बताया, कारक किस चीज का कारक? कौन कौन सा ग्रह किस चीज का कारक होगा, वो उस हाँ, चीज तो में। जब 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 हम लोग मैंने कहा कि जब हम लोग ग्रह की डिटेलिंग करेंगे, हाँ। तो ग्रह की डिटेलिंग मतलब कि उसके कारकों की डिटेलिंग ही होगी, है ना? कि भाई अगर मुझे देखना है अपने पिता के बारे, तो मुझे अपनी कुंडली के सूर्य को का अध्ययन करना एक होगा। मिनट जी। मुझे अगर देखना है अपनी माता के बारे, तो मुझे अपनी कुंडली के चंद्रमा का अध्ययन करना होगा। मुझे देखना है अगर अपने स्पाउस के बारे, तो पत्नी के रूप में मैं अपने शुक्र को पढ़ूंगा। आप अपने पति के लिए अपने गुरु को पढ़िएगा। यही यही सिग्निफिकेशन। और सर भाव के कारक। भाव के कारक, जब हम लोग भाव पढ़ेंगे तो वहां पर वो डिटेलिंग आ ही जाएगी। तो आप गुल्लिक और मांदी इसका भी नहीं नहीं, कराएंगे। गुलिक गुलिक और मांदी समझने के लिए पहले बहुत सारी चीजें समझनी होती ठीक है सर। है, ठीक है? थैंक यू सर। गुलिक और मांदी समझने के लिए फिर मैं बोलूंगा कि जो 4,500 श्लोक बृहत पराशर पराशर ऋषि ने लिखा है, तो हम लोग उसका अध्ययन करें 5 साल का टाइम लेके, और फिर एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग ये टू बेसिक जो पिलर्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग चार्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन बेसिक चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से चार्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी मेरी किसी किन्हीं का फोन आया हुआ था क्लास के पहले। हाँ, भारती जी का फोन आया हुआ था। तो मैं उनसे यही चर्चा कर रहा था कि भाई ये मैं उनसे यही चर्चा कर रहा था कि अब जैसे अ, आपने पूछा भावों का कारक, तो हर चीज के लिए कोई ना कोई ग्रह कारक है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसके लिए कोई ना कोई कारक ग्रह है। कारक ग्रह मतलब कि जो उस काम को कर रहा है। अब हम लोग ये कहेंगे कि भाई जिस समय ये ज्योतिष लिखा गया उस समय इंटरनेट तो था नहीं, उस समय बिजली भी शायद नहीं रही होगी, लैपटॉप भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था। तो इसके कारक को कैसे देखेंगे, इसके कारक को कैसे पहचानेंगे? तो जब हम लोग लॉजिकली समझेंगे ग्रहों को, और उसी तरह लॉजिकली समझ के बाद के विद्वानों ने इन चीजों के भी कारकत्व अलग अलग ग्रहों को बताया, ठीक है? जैसे कि बिजली का कारक है राहु और मंगल, ठीक है? इंटरनेट जिसके थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं अभी, इंटरनेट, इसके कारक राहु हैं।
तो जिस समय जब हम लोग ग्रह की डिटेलिंग करेंगे, तो वहां पर जो समझने की दृष्टि मिलेगी वो अलग अलग चीजों को के लिए आपको बताएगी कि इसका कारक क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो भाव के कारक होते हैं, ग्रहों के अपने सिग्निफिकेशंस होते हैं। सिग्निफिकेशंस को हिंदी में कारक या कारकत्व बोलते हैं। हर राशि राशि के अपने सिग्निफिकेशंस होते हैं, भाव के सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो डिटेलिंग में हम लोग इन्हीं सिग्निफिकेशंस को समझेंगे। जैसे आप लोगों ने हर व्यक्ति ने सुना होगा कि अभी तो फलाना ग्रह वक्री चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो वक्री ग्रह क्या होते हैं? क्या सही में ग्रह वक्री होते हैं? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि नहीं। इसको न तो सिद्धांत ज्योतिष में कभी कहा गया, और न इस जिस ज्योतिष की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें कभी कहा गया कि ग्रह सही में उल्टा चल रहे होते हैं। ये सिर्फ हमें ऐसा लगता है, बहुत क्लैरिटी से बताया गया है। ये सिर्फ लगता है, ये ठीक वैसा ही लगना है जैसे जब हम ट्रेन में जाते हैं तो क्या लगता है कि भाई नीचे जो तालाब है, जो बिजली का पोल है, वो पीछे दौड़ रहा है, पेड़ पीछे जा रहा है। तो न पेड़ पीछे जा रहा है, न पोल जा रहा है, न तालाब जा रहा है, न मैदान पीछे जा रहा है। वो भी अपनी जगह पे है, हम भी अपनी जगह पे आगे चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो वक्री ग्रह ये लगते हैं, लेकिन इस लगने का मतलब क्या है? चार्ट पर कैसे प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आप सबने सुना होगा, ये टर्म जरूर सुना होगा कि फलाना ग्रह अभी उच्च उच्च के हैं और ये नीच के हैं। ये बहुत कॉमन टर्म है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, उसका असर जीवन में क्या होता है, केवल हम लोग उसको पहचानना चीजों को नहीं सीखेंगे, उसके इम्प्लीकेशंस को भी ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। नंबर वन। नंबर टू, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अ, जब हम लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स लेते हैं, अपनी भाषा में नोट बनाते हैं, उसकी डिटेलिंग करते हैं, उसको पढ़ते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं सही में, तो रिलेटिवली जल्दी चीजों को ग्रैस्प करते हैं। ये मैं कहूंगा ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस से कम भी नहीं है। अगर किसी को मजा आता है, अगर कोई एंजॉय करता है ज्योतिष को पढ़ना, सुनना, समझना, प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जब वो उस पर प्रैक्टिस करता है। ज्योतिषिका जी, आप कुछ पूछ रही थी। वॉल्यूम बंद सर। जी, आप कुछ पूछ रही थी शायद। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जो आप दशा बोल रहे थे, हम्म। तो दशा का तो बहुत ही उल्टा सीधा दोनों प्रभाव रहा है मेरे लाइफ में। तो दशा के भी उपाय होते हैं क्या? दशा के भी उपाय होते हैं, और अभी तो मैं इतना ही बोलूंगा आपके सवाल का कि दशा के उपाय होते हैं, लेकिन उपाय क्या होते हैं और क्यों होते हैं, उपाय पर हम लोग बहुत लॉजिकल चर्चा करेंगे, जिससे कि चीजें बहुत क्लियर होंगी कि भाई क्या उपाय करना चाहिए या भोगना चाहिए जो जीवन में आ रहा है। जी सर। वो बहुत सारी चीजें हैं। तो दशा का उपाय होता है, दशा का उपाय होता है ग्रह का। जब हम लोग ग्रह का उपाय करते हैं तो वो दशा का ही उपाय होता है। ग्रह ही दशा लेके आते हैं। भाई अभी जैसे हम बोले कि मंगल की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो राहु ग्रह है, मंगल ग्रह है, तो हम मंगल का उपाय कर रहे हैं, तो उनकी दशा का, उनके असर का उपाय कर रहे हैं। दशा का उपाय होता है, ग्रह का उपाय होता है, राशियों का उपाय होता है, बहुत सारी चीजों का अलग अलग उपाय होता है। नक्षत्र का उपाय होता है।
तिथि का उपाय होता है, करण का, वार का उपाय होता है, बहुत तरह तरह से उपाय होता है। ठीक है। तो उपाय की भी हम लोग चर्चा करेंगे क्लासेस के दौरान ही। और ज्योतिष को एक समग्र रूप में समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। और अ, हम लोग, मेरी कोशिश तो यही होगी कि हम लोग ऐसे समझें ज्योतिष को कि ये चार्ट जो मुझे मिला है, हम लोग अक्सर हाँ क्या बोलते हैं कि भाई शनि, मुझे जीवन में शनि की दशा आई तो मेरे जीवन में परेशानी आ गई, या राहु की दशा आई तो मेरे जीवन में परेशानी आ गई। हम लोग आमतौर पर मानवीय लौकिक व्यक्ति हम लोग हैं, हम लोग इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि भाई मेरी कुंडली में शनि ऐसी स्थिति में क्यों आए कि उनकी दशा मुझे परेशान कर रही है। हर व्यक्ति के जीवन में तो शनि की दशा परेशान करने वाली नहीं होगी। हर व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती परेशान करने वाली नहीं होती है। मेरे जीवन में, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं, तो मेरे जीवन में शनि की साढ़े साती में बहुत परेशानी हुई। मेरी पत्नी के जीवन में शनि की साढ़े साती में बहुत उन्नति हुई। तो मेरी कुंडली में शनि या राहु या मंगल या सूर्य या गुरु या कोई भी ग्रह ऐसे क्यों है कि उनकी दशा में या उनके चलते मुझे जीवन में परेशानी हो रही है, या किसी के जीवन में अच्छा हो रहा है। ये हमारे ही कर्म हैं, जिन कर्मों को लेकर हम लोग इस जीवन में कर्मों के फल को भोगने के लिए आए हैं। उस भोग को रिप्रेजेंट करने के लिए वो ग्रह नक्षत्र उन पोजीशंस के साथ हैं, उन स्थितियों के साथ हैं। तो ये बेसिकली हमारे ही कर्म हैं, जो कि ग्रहों की, नक्षत्रों की, राशियों की वैसी पोजीशनिंग बता रहे हैं। तो शनि मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, परेशान मुझे मेरे अपने कर्म कर रहे हैं। तो हम लोग एक कार्मिक थ्योरी को भी समझेंगे। संचित कर्म क्या होता है, प्रारब्ध कर्म क्या होता है, क्रियमान कर्म क्या होता है, दृढ़ कर्म क्या होता है, अदृढ़ कर्म क्या होता है, कौन सी ऐसे फल हैं कर्म के जिनसे आप उपाय करके मुक्ति पा सकते हैं, और जिनसे आप उपाय करके मुक्ति नहीं पा सकते हैं। उपाय कोई जादू की पुड़िया नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हुए, मैं ऋषियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हुए, उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई दुख ही नहीं आता। मुझे नहीं लगता है किसी, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में दुख नहीं आया होगा, उसके, जिसके परिवार में दुख नहीं आता होगा, कोई शोक नहीं होता होगा, कोई रुदन नहीं होता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो अगर उपाय से सब कुछ हो गया रहता तो ऐसा नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, कि एक बार में अगर गंगा नहाने से सारे पाप धुल गए होते तो हम सब आज पुण्यात्मा होते। ये भी नहीं होता है। एक बार के उपाय से कर्म के बंधन से मुक्ति पाना आसान नहीं है। जब तक, कर्म का सिद्धांत ही यही है कि जब तक उसका फल आप भोग नहीं लेंगे, इस जीवन में या अगले जीवन में या किस जीवन में पता नहीं, तब तक उस कर्म का नाश नहीं होता है। तो हम लोग पूरे कोर्स के दौरान बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, और एक विजन डेवलप करने का प्रयास करेंगे टेक्निकलिटीज के साथ ही, जीवन को लेके, कर्म को लेके, ज्योतिष को लेके, और
जी, किन्हीं का कोई सवाल और? हाँ शिवम जी, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन रहने से क्लास थोड़ा लगता है कि लाइव है। गुड और इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसके लिए वाईफाई स्लो है, ठीक है, इसके लिए ठीक है, वीडियो चलिए, ओके फाइन। कर। जी। सर एक डाउट ये आया, जो आपने जो कर्म बताया ना, उसमें संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म, ये तीन तो सुने थे। जी, शायद चौथा कुछ आप नया बोले, वो समझ नहीं पाया मैं। नहीं मैंने कहा दृढ़। दृढ़ मतलब फिक्स्ड। फिक्स्ड। ओके, फिक्स कर्म, ओके। और ओके, एक होता है उसको बोलते हैं अदृढ़, जो कि अदृढ़, नहीं है। और ओके। दूसरा एक बोला जाता है दृढ़। मतलब कि अब मान लीजिए यहाँ फिक्स्ड है, जैसे हाँ लाठी के दो सिरे हैं, है ना? जी, एक ए पॉइंट हुआ और एक बी पॉइंट हुआ। तो जी, अब दोनों पॉइंट के बीच में तो एक रेंज है ना। हाँ, तो हो हाँ, सकता है कि मान लीजिए ए वाला पॉइंट फिक्स्ड है और बी वाला पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। हम्म, लेकिन अब इन दोनों के बीच तो एक बहुत बड़ी स्थिति है। जी, जी, कोई एक, कोई ए पर नहीं है लेकिन एक से ज्यादा निकट है, तो हम्म, वैसे कर्म के फल को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। कोई बी थोड़ा डीप है सर, जो समझ। जो फिक्स नहीं है, वो बी हम्म, पॉइंट। अब हम्म, कोई कर्म बी के पास है तो उसको प्रयास करके दूर किया जा सकता है। अच्छा, किसको दूर किया जा सकता है, जो दृढ़ नहीं है हाँ, जो उसको? दृढ़ नहीं है, दृढ़ का मतलब ही हुआ फिक्स्ड। हाँ, फिक्स्ड कर्म को दूर करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, 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 ओके। और ये चीज हम राशि और ग्रह, राशि में बैठे ग्रह से ये जान राशि सकते से, ग्रह से, और खासकर हम लोग जब नवमांश पढ़ेंगे तो हैं। हाँ इसको हम लोग वहां पर कंफर्म करेंगे, देखेंगे। सर, नौमांश है इसमें एडेड है? हाँ, इसमें नवमांश एडेड है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी। और किन्हीं का कोई सवाल? सर सर जी, ये जैसे राशियों राशियों और भाव में किस तरीके से संबंध स्थापित कर सकते हैं? मतलब मैं सवाल समझा नहीं आपका। सर, राशि और भाव में किस तरीके से संबंध स्थापित होता है? मतलब भाव तो फिक्स रहते हैं। भाव फिक्स है। अब चलिए, जैसे मैंने ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, हाँ, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊं कि भाई ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है, हाँ जी, पहले भाव है। यहां पर हाँ, आ गई वृश्चिक राशि, 8 नंबर की राशि। हाँ, ठीक है। अब पहला भाव मैंने क्या बताया कि ये हमारा थॉट प्रोसेस है। हम्म, अरे सिंपल सा चीज लेते हैं, हाँ, ये हमारा सोचने का तरीका है, ये हाँ, हमारा दुनिया को देखने का तरीका है। हम हाँ, जो लोगों के साथ एक्ट और इंटरैक्ट करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, उसका तरीका है फर्स्ट हाउस। ये हमारी हम्म, बुद्धि को बताता है। हम्म, अब यहां पर जब 8 नंबर की राशि आ गई, वृश्चिक राशि आ गई, हम्म, तो वृश्चिक राशि का अपना एक खास गुण है हम्म, कि सपोज कीजिए कि ये एक गुण लेते हैं कि ये व्यक्ति को बड़ा चीजों को छिपा कर चलती है। हम्म, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा रहस्यमयी किस्म का होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने अपने आप को बहुत ओपन नहीं करेगा, अपने काम को, अपनी योजनाओं को, ठीक है, बहुत जल्दी ओपन नहीं करेगा। अब यहीं पर मान लीजिए, तो उसका उसका थॉट प्रोसेस जो है, वृश्चिक राशि का व्यक्ति, उसको अगर आप कभी टीज करेंगे तो उस आपके किए हुए उस बुरे व्यवहार को वो आजीवन याद रखेगा।
और जब जब मौका मिलेगा तब तब आपको वो उसका बदला निकालेगा, भूलता नहीं है ऐसा आदमी। ठीक है। तो अब उसका जो थॉट प्रोसेस हुआ वो थोड़ा सा अलग हो गया। अब यहीं पर मान लीजिए कि 4 नंबर की राशि आ जाएगी जो कि कर्क राशि है। ठीक है। अब कर्क राशि क्या करेगी? कर्क राशि बड़ी इमोशनल राशि होती है, और ये इसके अंदर आगे बढ़ने की, चीजों को छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है। उसको आपने टीज किया कर्क राशि वाले व्यक्ति को, तो ठीक है, उसे बुरा लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसकी वो गठरी अपने सिर पर बांध के चलते रहेगा, वो उसको भूल जाएगा। तो जैसे कर्क राशि अ, जल तत्व की राशि है ना। मैंने कहा कि हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे, पंच तत्वों को। तो हर राशि के का अपना तत्व है, हर ग्रह का अपना तत्व है, हर भाव का अपना तत्व है। तो अब कर्क राशि क्या है? जल तत्व की राशि, और वृश्चिक राशि भी जल तत्व की राशि है। अब एक बड़ा सिंपल सा मैं अंतर आपको बताता हूं, तो उससे हम लोग इन दोनों राशियों के फर्क को महसूस कर पाएंगे। अब कर्क राशि का जो जल है वो नदी का बहता हुआ, कलकल करता हुआ जल है। और वृश्चिक का जो जल है वो वैसे कुएं का जल है जिस कुएं का लोगों ने प्रयोग छोड़ दिया। तो अब क्या होगा? उसमें काई जम जाएगा, मैल लग जाएगा, बदबू आने लगेगी, कीड़े हो जाएंगे, आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे उसका। नदी के जल का आप प्रयोग करते हैं, खाना भी बनाते हैं, पानी भी पी लेते हैं, नहाते भी हैं, लेकिन वैसे कुएं का जो कि छोड़ा हुआ है उसके जल का आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब इस एनालॉगी को समझिए। आपके सामने नदी, इस वक्त आपके सामने नदी में जल का जो बिंदु है वो अगले पल बह के कहीं और चला गया। ठीक है। नदी का जो जल अभी आपके सामने है, अगले पल वो जल बहता हुआ कहीं और निकल गया। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति के जीवन में बहाव है, वो याद नहीं रखेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वाले के यहां क्या है? ठहराव है, इमोशन का ठहराव है। अब वहां जो इमोशन ठहर गया और उसने जो उसको एक गठरी बना ली, वो उसको सिर पे लाद के जीवन भर चलते रहेगा। अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और जब व्यक्ति अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो मानसिक रूप से या मन से वो बहुत खुश नहीं हो पाता है। और जब व्यक्ति का मन दुखी होता है तो तरह तरह की मानसिक परेशानियां आ सकती हैं, नंबर वन। नंबर टू कि अ, ऐसी मानसिक परेशानियां शारीरिक रोग में भी बदल सकती। तो जब हम लोग राशियों की डिटेलिंग करेंगे, जब हम लोग राशियों की डिटेलिंग करेंगे तो वहां पर इनको बहुत गहरे से हर राशि के बारे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सर जी, ऐसे ही राशियां और भाव भी कनेक्ट होंगे, राशि और ग्रह भी कनेक्ट होंगे। इसलिए कि पूरे ज्योतिष में कोई सी भी पद्धति आप ले लीजिए, आप जैमिनी पढ़िए, वैदिक पढ़िए, केपी पढ़िए, सरल साधु पद्धति होता है वो पढ़िए, आप साउथ इंडिया की कोई पद्धति हो वो पढ़ लीजिए, आप रमल शास्त्र पढ़िए, आप पंच पक्षी शास्त्र पढ़िए,
टैरो पढ़िए, एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। और पूरे के पूरे ज्योतिष में ये जो है, अ, हमारे पास टूल क्या है? ग्रह, नक्षत्र, राशि और भाव, यही 4 टूल हैं। और इसी में आपको अनंत संभावनाएं खोजनी है। हर चार्ट आपके लिए नया चार्ट होगा। जैसे हम लोग कोई भी, हम लोग सब ने तैयारी की होगी, किसी ने मेडिकल का किया होगा, किसी ने इंजीनियरिंग का, किसी ने किसी और कंपटीशन का। जितना भी तैयारी करते हैं, हजारों हजार, दसियों हजार क्वेश्चन बना के जाते हैं, लेकिन एग्जाम में वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, जो क्वेश्चन आउट करवा ले उसके लिए हो सकता है मिल जाए। वैसे ही हम लोग जब भी सीखेंगे या जब सीखते हैं, एक मिनट, हम जब भी सीखेंगे या सीखते हैं, हमारे पास जब रियल चार्ट आता है तो वैसा चार्ट कभी नहीं मिलेगा जिसकी हम लोगों ने चर्चा की हो या जो आपको किसी भी क्लासिक्स में बताया गया हो। आपने जो सीखा उसको लॉजिकली वुवन करके आपको वहां पर तब इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे सर। मैं आता हूँ लीमा जी, एक मिनट। मेरा कहना है ये है, जैसे अलग अलग भाव में अलग अलग राशियां हैं, तो उनके करेक्टरिस्टिक भी अलग अलग ही होंगे ना। बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो बिल्कुल। जैसे अगर सेकंड भाव में वृषभ राशि है, सेकंड भाव में, तो उसमें क्या धन की धन के बारे में भी वो राशि कॉल करेगी, हम्म। राशि का संबंध बनेगा उसका। हम्म। 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 बिल्कुल होगा। और उसमें बिल्कुल होगा। ग्रह की स्थिति भी होगी, ग्रह जो होगा वो भी करेगी। सारी चीजें मिल के अपना असर देंगी। सारी चीजें, राशि, ग्रह, भाव और जो दशा चल रही है जीवन में, सारी चीजें मिलकर अपना असर देंगी। है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी लीमा जी। हेलो। हाँ, बताइए। हाँ जी सर, आज ही एक पोस्ट पढ़ा था मैंने फेसबुक पे, जिसमें ये कुछ नया जानने मिला। राशि की भी मैत्री होती है, जैसे हमने ग्रहों की मैत्री सीखते हैं हम, वैसे राशि की भी मैत्री होती है। हम्म। तो जिसमें अग्नि तत्व और वायु तत्व को मतलब मित्र बताया, और पृथ्वी तत्व और जल तत्व को मित्र बताया है। जी। तो ये सही, मतलब मैंने आज इतने साल में पहली बार सुना ये, तो इसके ऊपर भी जरा बताना। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। जब राशियों को पढ़ेंगे तो मैंने कहा कि उसके बहुत सारे फीचर्स को हम लोग पढ़ेंगे। ओके ओके, मतलब ये सच है सर, ऐसा ये है, फैक्ट है? अब भाई, जिन्होंने लिखा नहीं लिखा, अब उनको मैं फैक्ट और अनफैक्ट कैसे बोलूं। लेकिन जी जी राशियों की मैत्री, ग्रहों की मैत्री, उस मैत्री का सही में मतलब क्या होता है? जी जी जी। कि भाई हम्म। अगर मैंने बोल दिया, या राशि ग्रह मैत्री में अगर पढ़ाया जाता है कि भाई सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, तो जी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कोई खा जाएंगे अगर आमने सामने आए तो। हाँ इस शत्रुता का और मित्रता का एक बहुत हाँ। गहरा मतलब है। हम लोग जीवन ओके। में जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग हम्म। जीवन में, अब मैं अगर बता दूं, हम लोग जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, तो हर ग्रह उसमें एक्टिव है जीवन। बराबर। जैसे अभी हम लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो अभी हम लोग गुरु को एक्टिव कर रहे हैं। हम लोग अभी कंप्यूटर के, मैं डेस्कटॉप के सामने हूँ, कोई लैपटॉप के सामने होगा, कोई मोबाइल के सामने होगा। तो ये जो गैजेट्स है, इसको बुध रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो बुध भी ओके। एक्टिव है, राहु तो एक्टिव है ही है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम जुड़े हुए हैं। बिजली नहीं होती तो हमारा सिस्टम नहीं काम कर रहा होता। तो राहु और मंगल बिजली के रूप में है। हम बोल रहे हैं, ये वाणी, बोलना, कम्युनिकेशन, ये बुध का प्रभाव है। देख रहे हैं, बराबर। ये शुक्र है। दृष्टि बराबर। शुक्र है। हम्म। अभी जाड़े के समय में हम लोग
कुछ यहाँ पर बैठ के ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, कोई टीवी नहीं देख रहे हैं, कोई सीरियल नहीं देख रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं, मतलब हमारे अंदर एक प्रकार की कर्मठता है ज्योतिष को लेकर। तो ये और स्थिरता कर्मठता भी है सर। शनि शनि दे रहे हैं। जी जी जी। ठीक है। तो जब हम लोग इसलिए मैंने कहा कि जब हम लोग ग्रहों को की डिटेलिंग करेंगे तो वहां पर हम लोग लॉजिकली बहुत सारी चीजों को और लॉजिक से ही समझ सकते हैं, क्योंकि 9 ही ग्रह दुनिया की सारी चीजों को हम्म। सिग्निफाई कर रहे हैं, तो रट तो सकते ही नहीं है, सही बोल। याद तो कर नहीं सकते हैं। मेरे पास हम्म। एक वो एक पीडीएफ पड़ा हुआ है जिसमें जो डिक्शनरी टाइप का है हम्म। सिग्निफिकेशंस का, लेकिन ना मैंने बहुत विद्यार्थियों को भेजा। जब भी जिक्र करता करता हूँ क्लास में, लोग बोलते हैं भेज दीजिए भेज दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने उसको ढंग से पढ़ा होगा, 400 पन्ने की इसको। दूसरा, अगर पढ़ भी ले, मान लीजिए आप डिक्शनरी आप पढ़ भी लीजिए, तो क्या आप याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। हाँ, उसको आप सही। रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं, और सबसे हम्म। जरूरी है कि उसको लॉजिकली समझने का प्रयास करें करना। कि भाई कौन सा ग्रह क्या क्या जीवन में लेके आ सकता है। कभी उसमें गलती होगी, कभी उसमें सही होगा, धीरे धीरे कर करके सीखेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू। जी। हाँ, लीमा जी बताइए। लीमा जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप या तो ग्रुप में लिख के डाल दीजिएगा, या अभी लिख सकती हैं तो लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूं। ठीक है। तो और अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले लेते हैं। हाँ, ये पीपीटी, ये वाला मैं भेज दूंगा। जो मैंने अभी दिखाया वो पीपीटी तो भेज ही दूंगा। इसके अलावा कोर्स के जो जिन चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, भाव, राशि, ग्रह और इन सारी चीजों को, उसके पीपीटी भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं पीपीटी दे दूंगा। मतलब सर नोट्स के तौर पे पीपीटीज मिलेंगे हमें? नोट्स के तौर पे पीपीटी मिलेंगे। ओके। को चाहिए आप अपना कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। ओके। एडिटेबल होगा, उसको आप वर्ड पे डाल सकते हैं, उसको आप अपने स्टाइल में लिख सकते हैं, जो करना चाहे आप कर सकते हो। नोट्स मैं सारे सभी क्लासेस के दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत एक जनरल इंट्रोडक्शन था। हम लोग 3 क्लास मैंने कहा है कि ये डेमो के तौर पे या जो भी समझिए लेंगे। तो अगली क्लास सोमवार और मंगलवार शाम रात ये 8 बजे होगी, जहां से हम लोग एक्चुअल सिलेबस पढ़ना शुरू करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्कार आप सबका। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।